राहुल गांधी के वकील आर.एस. चीमा ने कहा कि ये पूरी कहानी एक पक्षीय और मनगढ़ंत रूप से पेश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी एजीएल को बंद नहीं करना चाहती थी और ना ही उसकी संपत्ति को बेचना चाहती थी। हमारी कोशिश थी कि इस संस्था को फिर से जीवित किया जाए क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई के दौरान ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगाए। कहा इस केस में तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उपलब्ध थी, फिर सिर्फ 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति क्यों दी गई? गोलमाल किया गया ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। इसी बीच कोर्ट ने अमित शाह की ईडी के वकील से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देते नहीं बना। दरअसल ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, यंग इंडिया जिसके ज़्यादातर शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, ऐसा कर्ज क्यों लेगी जिसकी कागजों पर कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो इतने नासमझ हैं कि ऐसा कर्ज अपने ऊपर लेंगे? इस पर कोर्ट ने कहा यह अखबार आज़ादी से पहले शुरू हुआ था और गांधी परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति इसका संस्थापक था। आप कह रहे हैं कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और अखबार गांधी परिवार के आने से पहले से मौजूद थे? इस पर स्पष्ट कीजिए। यह ऐसा सवाल था। ईडी के वकील अटक गए। उन्होंने तर्क दिया, मनी लॉन्ड्रिंग एक कंटिन्यू ऑफेंस है। मेरे अनुसार ये जरूरी नहीं कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को पहले कौन कंट्रोल कर रहा था। इस पर कोर्ट ने फिर सवाल दागा। पूछा ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि गांधी परिवार ने एजीएल की हिस्सेदारी अपने कब्जे में लेने के लिए ही इसमें प्रवेश किया। तो क्या वो पहले एजीएल का हिस्सा थे या नहीं, ये अब प्रासंगिक हो जाता है। एएसजी राजू ने कहा कि उधारकर्ता ने कहा कि मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी उधारदाता पैसे भेजता रहा। इस पर फिर कोर्ट ने सवाल कहा, अगर कांग्रेस ने ये लोन माफ़ कर दिया होता तो क्या होता? बैंक भी तो ऐसा करते हैं। कांग्रेस ने लोन माफ़ कर दिया लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। ये कैसे बाकी कंपनियों से अलग है? ऐसा क्या खास था कि ईडी ने इसे जांचने लायक समझा? पीएसयू यानी सरकारी कंपनियां भी तो करोड़ों रुपए राइट ऑफ करती हैं। ईडी के वकील ने जवाब दिया, क्योंकि बैंकों के पास खुद संपत्ति नहीं होती इसलिए उन्हें कर्ज देना ही होता है। ऐसी स्थिति में बैंक उधारकर्ता से समझौता करते हैं, लेकिन इस केस में तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उपलब्ध थी।